के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। वैसे तो पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसे लगता है वायरस का विस्फोट हो गया। एक ही दिन में 1100 से ज्यादा नए मामले। जी हां, राजधानी में कुल आंकड़ा 17,000 को पार कर चुका है और इसी बीच मौत की तादाद को लेकर भी दिल्ली सरकार और अस्पतालों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली फिलहाल दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है। एक कुदरत की गर्मी से और दूसरा कोरोना के जानलेवा वायरस से। देश की राजधानी में यूं तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में रिकॉर्ड उछाल आया है। दिल्ली में एक दिन में 1,106 नए मामले सामने आए हैं। शाम 6 बजे तक दिल्ली में कोरोना के कुल 17,386 केस दर्ज थे। हालांकि इनमें से 7,846 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं, लेकिन 398 लोगों ने दम भी तोड़ा है। अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1,106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। दिल्ली के बढ़ते मामलों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी याद आता है, जब कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली वालों को अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। जिस तरीके से कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोगों में भी डर पैदा हो रहा है। हालांकि सरकार तमाम कोशिशें जरूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर रोज एक नए दिन के साथ कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली में कोरोना विस्फोट के बीच मौत के आंकड़ों को लेकर विवाद भी सामने आया है, जहां सूत्रों के मुताबिक सफदरजंग अस्पताल ने 1 फरवरी से अब तक दिल्ली सरकार को कोविड-19 से 103 मौत का आंकड़ा दिया है, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का आरोप है कि अस्पतालों ने ही जानकारी देने में देरी की थी, लिहाजा आज 82 मौतों का भारी भरकम आंकड़ा जारी करना पड़ा। दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है, उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई, वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे। दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते मामलों के बाद हरियाणा और गाजियाबाद ने राजधानी से लगी अपनी सीमाओं को फिर से संपूर्ण सील कर दिया है। नतीजा यह हुआ है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद बॉर्डर पर भी भारी जाम लगा। यह तस्वीरों में देखिए कि क्या कुछ स्थिति है। यहाँ पर ट्रैफिक की क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ वाहन ही नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जिनके अंदर खासा आक्रोश फिलहाल बना हुआ है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि पास होते हुए भी हमको मूवमेंट नहीं दिया जा रहा। 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म हो रहा है, लेकिन दिल्ली में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से लगता नहीं कि केजरीवाल सरकार यहां स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देने वाली है। प्रशस्ति शांडिल्य, पंकज जैन और पुनीत शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का वायरस अब वीआईपी दफ्तरों और वीआईपीज को भी निशाना बना रहा है। राज्यसभा सचिवालय के डायरेक्टर भी परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एलजी दफ्तर के 4 स्टाफ मेंबर भी कोरोना की वजह से बीमार हो गए। देश की राजधानी में कोरोना का वायरस बड़ी तेजी से अपनी जड़ों को मजबूत करता जा रहा है। न सिर्फ आम आदमियों को, बल्कि खास जगहों और वीआईपीज को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सबूत दिल्ली में आए दिन मिल रहा है। संसद भवन परिसर में मौजूद राज्यसभा सचिवालय के एक डायरेक्टर को कोरोना हो गया है। वो 28 मई तक पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी के अपने दफ्तर में आए थे। राज्यसभा सचिवालय के निदेशक के साथ साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए। संसद भवन परिसर के बाहर दिल्ली के उपराज्यपाल के ऑफिस में भी कोरोना ने अपनी घुसपैठ कर ली है। एलजी ऑफिस के 4 कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और एहतियात के तौर पर दफ्तर के सभी स्टाफ का कोविड-19 टेस्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली मेयर हाउस के सिक्योरिटी गार्ड को भी कोरोना हो गया है। लिहाजा नॉर्थ एमसीडी के मेयर अवतार सिंह समेत 21 लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इन सरकारी मुलाजिमों के अलावा दिल्ली पुलिस में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कांस्टेबल से लेकर डीसीपी रैंक के अफसर भी वायरस की जद से अछूते नहीं। चुनौती दिल्ली सरकार के लिए अब और बड़ी हो चुकी है।
2 दिन के बाद लॉकडाउन 5 दस्तक दे रहा है, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं इस बात का संकेत तो नहीं कि आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं। कोरोना से जंग आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने मरीजों में भेदभाव नहीं करता। अधिकतम सावधानी ही अपना बचाव है। अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। महाराष्ट्र में भी कोरोना का भयानक कहर बरपा है, खासकर मुंबई में। मुंबई में आंकड़े 35,000 के पार हैं। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और चिंता की बात यह है कि मुंबई में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार हो रहे हैं। मुंबई पर कोरोना की मार पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा भयानक और पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बिजली की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के दिलों में दहशत भी बढ़ती जा रही है। मुंबई में कोरोना के केस 35,000 के पार हो गए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण से 1,135 लोगों की मौत हो गई है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो सूबे में कोरोना संक्रमितों के केस 59,500 से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र में 1,982 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने पूरे महाराष्ट्र में आतंक मचा दिया है, मगर कोरोना का सबसे भयानक अटैक हुआ है महाराष्ट्र पुलिस पर। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 116 जवान संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक 2,211 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 25 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र पुलिस में भी लगातार कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। अब तक देखा जाए तो 2,211 केसेस महाराष्ट्र पुलिस में आए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी कोरोना बाधित हुए हैं और साथ ही साथ 25 पुलिसकर्मियों की अब तक जाने जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ही 3 पुलिसकर्मी कोविड-19 से महाराष्ट्र में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में जरूरत है एहतियात बरतने की। पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं इस वक्त देश का आंकड़ा कहां पर है। पिछले 24 घंटे में देश में 7,466 नए कोरोना केस आ चुके हैं। और अच्छी बात एक यह है इस सबके बीच कि 3,500 के आसपास लोग ठीक होकर वापस अपने घर भी लौटे हैं। 175 मरीजों ने पिछले 24 घंटों में कोरोना से दम तोड़ दिया है। हम आपको ग्राफिक के जरिए जरा एक बार विस्तार से पूरी तस्वीर दिखा देते हैं, देश की भी और देश के अलग अलग राज्यों की भी। देश में इस समय कोरोना के कुल मामले 1,65,799, लेकिन 71,106 ठीक हो चुके हैं। 4,706 लोगों की मौत हुई है और 89,987 वो एक्टिव केस हैं इस समय भी देश में। नए केस 24 घंटे में जैसा हमने आपको बताया 7,466 आए हैं। 175 लोगों की मौत हुई है और 3,414 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौटने में भी कामयाब हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि आज मुंबई में बेजन दारूवाला जाने माने ज्योतिष शास्त्री, उनका निधन हो गया और कहा जा रहा है कि वो भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। राज्यों का कोरोना अपडेट यह है। महाराष्ट्र जो अभी भी सबसे ऊपर है केसेस के नजरिए से, 60,000 को लगभग आंकड़ा छूने वाला है। 59,546 केस वहां पर हो चुके हैं। तमिलनाडु में 20,000 को आंकड़ा छू रहा है। 19,372 केस हो चुके हैं। 145 लोगों की मौत हुई है। 10,500 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। उसके बाद गुजरात है जहां 16,000 आंकड़ा जा रहा है। 15,562 इस समय केस है। 8,003 ठीक हो चुके हैं और 960 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में हालात चिंताजनक हैं। 17,386 इस समय केस हो चुके हैं। 24 घंटे में 1,100 नए मामले दिल्ली में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 398 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देश की राजधानी दिल्ली का अपडेट है। और इस सब के बीच देश की चिंता ये कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या लॉकडाउन 5 भी होगा। सरकार के बीच इसको लेकर मंथन लगातार चल रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गृह मंत्री ने राज्यों की बात रख दी है। ऐसा लगता है जो मीटिंग हुई है उसमें, और राज्य कल तक अपने सुझाव केंद्र सरकार को दे देंगे, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों का खाका बता सकती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उसी मीटिंग की तस्वीर है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। ये समीक्षा बैठक थी, इसमें हालात की समीक्षा की गई है। राज्य में काफी ढील दी जा चुकी है और कुछ
और ढील देने का मन बना रहे हैं और कुछ राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जैसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि वो 2 हफ्ते तक अभी लॉकडाउन और बढ़ाना चाहते हैं। तो पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से ताले पड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में नियमों को राजनीति के तले रौंद दिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 3 हत्याकांड के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए गोपालगंज जाने को निकले तो उनको रास्ते में रोक दिया गया। फिर क्या हुआ, आप इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो तेजस्वी की फौज में मास्क और गमछा लगाए सैकड़ों थे, लेकिन जब बात नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की आई तो सारे कायदे पीछे छूट गए। मास्क हटाया और लगे गला फाड़ फाड़ कर विरोध जताने। सोशल डिस्टेंसिंग की तो पहले ही हवा निकाल दी थी विरोध के चक्कर में, 2 गज दूरी का भी ख्याल नहीं रहा। सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव को दे दिया गया है कि आप घर से बाहर मत निकलिए, इस तरह के कार्यक्रम में मत शामिल होइए जो आपका कार्यक्रम है गोपालगंज जाने का, क्योंकि ये लॉकडाउन का वायलेशन होगा। लॉकडाउन देश में है। बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने पर तुल गए। दरअसल गोपालगंज में आरजेडी से जुड़े 3 लोगों के कत्ल पर सियासत गर्म है और आरोपों में फंसे हैं जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव तीनों पीड़ित परिवार से मिलने पटना से गोपालगंज जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर ही रोक दिया। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार काम ना करे, लोग मर रहे हों भूख से, गोलियों से, अपराधियों द्वारा मारे जा रहे हों, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इनकी आंसू को पोंछना। लोग कर रहा है सरकार के संरक्षण सरकार दे रही है। सरकार को काम है जवाब देना, तो सरकार तो संरक्षण दे रही है गुंडा लोग है और गुंडा का सरकार है। तो हमको रोका जा रहा है। गोपालगंज रेड जोन में आता है और अपराधी छूट है उनको पास है। तेजस्वी की मांग है कि आरोपी जेडीयू नेता की फौरन गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी विधायक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया, लेकिन लालू के बड़े बेटे का आरोप है कि मुख्यमंत्री की शह पर पुलिस विधायक को बचाने में जुटी है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी डॉन बने हुए हैं और ऐसे डॉन हैं कि अपने छुटपुटिया गुंडों को लेकर के संरक्षित किए हुए हैं। हो हल्ले और बचाव के बीच पुलिस ने काफिले को गोपालगंज जाने नहीं दिया, तो तेजस्वी सीधे विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गए और जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी पर नीतीश सरकार खामोश है। हालांकि कोरोना काल में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष में सियासी तलवारें खिंच गई हैं, जबकि अभी जरूरत वायरस से एकजुट होकर लड़ने की है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से कई बड़ी रियायतें देने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने रेलवे पर श्रमिक एक्सप्रेस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने का आरोप भी लगाया। ममता ने कहा कि ट्रेनों में मजदूरों को ठूस ठूस कर भेजा जाना लॉकडाउन का उल्लंघन है। इधर केंद्र सरकार लॉकडाउन 5 लागू पर मंथन कर रही है, उधर ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। ममता सरकार ने जून से बंगाल में हालात सामान्य करने के लिए कमर कस ली है। ममता ने फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि 1 जून से चाय और जूट कारोबार से जुड़े लोग काम पर लौटेंगे। 1 जून से राज्य के तमाम धार्मिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा। हालांकि धार्मिक स्थल कड़े सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं 8 जून से निजी और सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। ममता ने बंगाल लौटते मजदूरों का स्वागत तो किया, लेकिन रेलवे की लापरवाही पर सवाल भी उठाए हैं। पूछा है कि हॉटस्पॉट इलाके से लौटते मजदूर ट्रेन की बोगियों में क्यों ठूसे जा रहे हैं, क्यों ट्रेन की बोगियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्या ऐसे कोरोना के फैलाव को रोका जाएगा? লকডাউন ডিক্লেয়ার করে দিলেন, একদিনে গাদা গাদা ট্রেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উঠিয়ে দিচ্ছেন। এখন কি এমন কি আপনারা যে যতগুলো ক্যাপাসিটি আছে তার ডাবল ক্যাপাসিটি যাকে পাচ্ছেন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, লোকগুলোকে না দিচ্ছেন একটু জল, না দিচ্ছেন একটু খাবার, সেই লোকগুলো না খেতে খেতে এসে ট্রেনেও অনেক সময় মারা যাচ্ছে। মা পড়ে আছে মৃত স্টেশনে, বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে আপনারা কেন এটা মানছেন না? তার মানে কি আপনারা শ্রমিক এক্সপ্রেসের নামে আপনারা কি করোনা এক্সপ্রেস করতে চান?
उधर रेलवे ने साफ कर दिया है कि अब तक 3,840 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं। पिछले 15 दिनों में 52 लाख लोगों ने यात्रा की है। रेलवे के 12 लाख कर्मचारी और अफसर दिन रात काम कर रहे हैं। ये ट्रेन तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते हैं। इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। हालांकि तमाम आरोपों के बीच रेल चलने से लाखों को राहत भी पहुंची है। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बड़ी चुनौती है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच ये भीड़ का इकट्ठा होना खतरे को दावत देने के बराबर है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 15 दिनों की उपलब्धियां बताई, मजबूरियां गिनवाई और पीठ थपथपाई। लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों और ट्रेन यात्रा के दौरान हुई श्रमिकों की मौतों पर उन्होंने किनारा करना ही ज्यादा उचित समझा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और अब बात मजदूरों की, जिनकी बदहाली की तस्वीरें रोजाना सामने आ रही हैं। मजदूर बस और रेल को तरस रहे हैं और इस बीच झारखंड सरकार ने एक अच्छी पहल की और मजदूरों की फ्लाइट के जरिए कुछ देर में रांची पहुंचने वाली है। जब देश में मजदूरों की घर वापसी के लिए जा रही बस और ट्रेन को लेकर सियासत हावी है, ऐसे वक्त में झारखंड सरकार ने फ्लाइट की सुविधा शुरू कर दी है। 2 दिन पहले मुंबई से मजदूरों का दल रांची पहुंचा था। अब लेह से झारखंड के मजदूरों की घर वापसी हो रही है। लेह में फंसे झारखंड के मजदूरों ने ट्वीट कर सीएम हेमंत सोरेन से संपर्क किया था, जिसके बाद इन्हें लाने की तैयारी शुरू हो गई। डे 1 से और मजदूरों को राज्य में लाने की वकालत भी हम ही ने सबसे पहले किया है देश में। और मुझे खुशी होगी कि मजदूर अपने घरों को आए, अपने राज्य को आए और सुरक्षित रहें। झारखंड सरकार ने 8 लाख का खर्च खुद उठाकर लेह में फंसे 60 माइग्रेंट लेबर को वापस लाने की पहल की है। स्पाइस जेट के विमान से मजदूरों को दिल्ली लाया गया है। इसमें ज्यादातर मजदूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र दुमका के हैं, जिनकी वापसी के लिए बाकायदा टीम गठित की गई है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले राज्य सरकार की मदद से मुंबई से मजदूरों को लेकर एक फ्लाइट रांची पहुंची थी, जिसमें करीब 177 मजदूर थे। इसमें ज्यादातर वो मजदूर थे जो पहली बार प्लेन से सफर कर रहे थे। वहीं उनके घर जाने की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी थी। कैसा रहा ट्रिप? कभी फ्लाइट पे चढ़े थे? नहीं, कभी नहीं चढ़ा था। एक और पैदल मजदूरों के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मजदूरों की बस और ट्रेन को लेकर सियासत जोरों पर है। ऐसे में विमान के जरिए मजदूरों की वापसी किसी सुखद एहसास से कम नहीं है। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। और जीडीपी के सालाना आंकड़े आ चुके हैं। इस साल जीडीपी की वृद्धि दर 4.2% आंकी गई है, जबकि अनुमान 4.4 का। 2019-20 में जीडीपी की बढ़ोतरी दर 4.2% रही, जबकि 2018-19 के दौरान यह आंकड़ा 6% था। हालांकि ये दर मार्च तक की है। ऐसे में लॉकडाउन का कोई खास असर इस पर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि देश में लॉकडाउन 25 मार्च को लागू हुआ था। 11 साल में जीडीपी की रफ्तार इस बार सबसे कम है। चौथी तिमाही में जीडीपी 3.1 रही है। अप्रैल महीने में 8 कोर सेक्टर में आउटपुट में 38.10 की भारी गिरावट आई है। मार्च में इन 8 सेक्टर्स में केवल 9% की गिरावट दर्ज की गई थी। कल सुरक्षा बलों ने पुलवामा में एक भयानक आतंकी साजिश को नाकाम किया था। सुरक्षा बलों ने बारूद से भरी गाड़ी को नष्ट किया था। अब जांच में पता चला है कि जिस कार में विस्फोटक था वो कार थी किसकी। आप भी देखिए वो आतंकी कौन था जो पुलवामा में खूनी खेल खेलना चाहता था। पुलवामा में एक बार फिर से धमाके की साजिश के परखच्चे तो सुरक्षा बल ने पहले ही उड़ा दिए, मगर अब जांच की कड़ी एक कदम और आगे बढ़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये हिदायतुल्लाह की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि जिस सफेद रंग की सेंट्रो कार में बारूद भरा गया था, वो कार इसी हिदायतुल्लाह की है। हिदायतुल्लाह हिजबुल का आतंकी है। कार हिदायतुल्लाह के नाम पर ही थी। हिदायतुल्लाह शोपियां का रहने वाला है। जैसे ही सुरक्षा बलों को यह अहम जानकारी मिली, तलाश और तेज हुई। हिदायतुल्लाह तो सुरक्षा बलों की पकड़ में नहीं आया, मगर उसके भाई को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा बलों ने अपनी मुस्तैदी से आतंकी साजिश को तो नाकाम कर दिया, मगर अब चुनौती है घाटी की फिजाओं को रक्त रंजित करने वाली साजिश रचने वालों को पकड़ने की। पुलवामा में दोबारा हमले की साजिश मोहम्मद इस्माइल ने रची।
मोहम्मद इस्माइल कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर है। मोहम्मद इस्माइल मौलाना मसूद अजहर का भतीजा है। अब सुरक्षा बलों की चुनौती यही है कि किसी भी हाल में उन आतंकियों की घाटी में तलाश की जाए जिन्होंने पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश की। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और देश में मौसम का मिजाज उल्टा पुल्टा हो रहा है। असम के 9 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य में 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बद्रीनाथ में बारिश के बाद पारा इस कदर गिर गया कि लोगों को अलाव जलाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले की हैं, जहां ब्रह्मपुत्र ने विनाश लीला शुरू कर दी है। देखते ही देखते ब्रह्मपुत्र नदी की हाहाकारी धारा ने साउथ सलमरा समष्टि के पटकता बाजार को तहस नहस कर दिया। नदी में समा गई दुकान, ब्रह्मपुत्र का विकराल रूप। असम में बाढ़ से हाहाकार। धुबरी जिले में कई दुकानें और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए और नदी की धारा उनके नामो निशान मिटाती हुई सब कुछ बहा ले गई। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ की विभीषिका, सैकड़ों गांव जलमग्न, घरों में भरा पानी, 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। असम के 9 जिले बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। यहां के करीब 300 गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। करीब 3 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर नौगांव जिले में है, जहां 35 गांव पानी पानी है। जिले के करीब 27,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र के अलावा राज्य की 3 नदियां कोपली, बोरपानी और निशानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से घिरे लोगों ने जान बचाने के लिए सड़क पर ही आशियाना बना लिया है। राज्य में आई भीषण बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। कृषक मुक्ति संग्राम के नेता राजू बरुआ बाढ़ से बर्बादी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी मौसम का मिजाज ऐसा पलटा है कि लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। गुरुवार से पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद पारा इतना गिर गया कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापने लगे। कोलकाता से मनुग्या लोईवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और गुवाहाटी से हेमेंद्र नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। और देश के जाने माने ज्योतिष शास्त्री बेजन दारूवाला का आज निधन हो गया। वो 90 साल के थे। बताया जा रहा है कि दारूवाला में कोरोना के शुरुआती लक्षण देखे गए थे, जिसके बाद उन्हें गांधीनगर के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आज ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी निधन हो गया। अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो 20 दिन से अस्पताल में थे। अजीत जोगी का निधन 74 साल की उम्र में हुआ है। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। 9 मई को अजीत जोगी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से डॉक्टरों के मुताबिक वो कोमा में थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।